हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, टीचिंग परीक्षा की इस बुक से हम लोग 500 प्रश्न को कवर कर लिए थे और आज के इस वीडियो में 500 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। जिन्होंने अब तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो जाके पहले उन वीडियो को देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होते हैं। तो सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम क्या होते हैं? धनुष्कार होते हैं, चपटा होते हैं, नीचे से धंसा हुआ भी होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है? स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशियां हैं। श्वसन की क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है, और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है, जो पसलियों के पिंजरे के ऊपर की ओर खींचती है, जिसे वक्षीय आयतन में वृद्धि होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 502 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम। ठीक है, आइए इनके समरी को देख लेते हैं। समरी कह रहा है कि कई शरीर प्रक्रिया रक्तचाप को नियंत्रित करती है, लेकिन मेंडुला और पोन्स जो है वो मस्तिष्क यानी कि तंतु में स्थित है। हृदय गति और रक्त वाहिकाओं के संकुचन को नियंत्रित करने वाले कार्डियोरेस्पिरेटरी केंद्र को संजोए हुए और इस प्रकार रक्तचाप को प्रभावित करते हैं। ये महत्वपूर्ण नियामक क्षेत्र हैं। ठीक है, आइए 503 नंबर प्रश्न देखते हैं। 503 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य जो है वो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, बिल्कुल सही है। और देखते हैं ऑप्शंस को, और ऑप्शंस क्या है इसके? ऑप्शन दिए हुए बी नंबर में सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनके समरी को देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मास्टर के आकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्यथा श्रावण को नियंत्रित करती है और साथ ही साथ व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य और वृद्धि, लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 504 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेत्र दान में दाता आंखों के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ठीक है, नेत्र दान में दाता जो है आंखों के किस हिस्सों को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया का भाग जो होता है वो प्रतिरोपित किया जाता है। ठीक है, यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होता है। ठीक है, इसका कार्य जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 505 नंबर क्या कह रहा है कि अंडाशय के दौरान कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय के दौरान कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डिंब का निर्माण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोस्टेरोन का स्राव, ठीक है, प्रोस्टेजोन का स्राव। ऑप्शन सी कह रहा है एस्ट्रोजन का स्राव। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए इनके समरी को देख लेते हैं। थोड़ा समरी क्या कह रहा है। अंडाशय जो है यानी कि ओवरी महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिलाओं के लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य क्या है? कार्य है डिंब का निर्माण करना, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय जो है वो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भ अवस्था में शामिल होते हैं। ठीक है,
आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 506 नंबर देखिए, ये जो है टीआरई में पूछे गए प्रश्न सब है, तो इनसे भी पूछा गया है कि मानव रोग एवं उपचार, ठीक है ना, ह्यूमन डिसीज एंड ट्रीटमेंट से भी प्रश्न पूछे गए हैं। 506 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काले फेफड़ों का रोग संबंधित है, तो काले फेफड़ों का रोग किससे संबंधित है? कोयला खनिकों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोयला खनिकों से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 507 नंबर क्या कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है? पिछले भी प्रश्न में देखा गया था, तो पोन्स हो जाएगा, मेंडुला और सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पोन्स, मेंडुला और सेरिबेलम, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 508 नंबर ट्रेकोमा रोग, ठीक है, ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? तो ट्रेकोमा रोग का संबंध जो है वो आई से है, आंख से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि ट्रेकोमा रोग जो है आंखों से संबंधित है, जो कैलेमाइडिया ट्रेकोमिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहां पनपती है जहां पर जल भाव और अछूतता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 509 नंबर कि मांसपेशियां वह बीमारी है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, सॉरी, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो क्या नहीं देख पाता है? कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से जो है नहीं देख पाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पहले इनके समरी को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि मायोपिया वह बीमारी है जिनमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बनने लगता है, ठीक है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 510 नंबर क्या कह रहा है कि इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। इटाई रोग जो है वो कैडमियम, और कैडमियम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CD होता है, के संपर्क में आने के कारण होता है, ठीक है, जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। इटाई रोग को अस्थि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अस्थि के गंभीर दर्द के ऑस्टियोमोलेसिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है, और कैडमियम की एक जहरीली धातु है जो विकिक यानी कि किडनी और साथ ही साथ श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वायरस से 511 नंबर क्या कह रहा है? 511 नंबर वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वह क्या है? तो वो जो है वो अपचयन कहलाता है, रिडक्शन जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया है, ठीक है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया है। इसके दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वही जल का जो है उपचयन ऑक्सीजन के बनने में किया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व जो है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 512 नंबर में केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो कितने पार्श्व हृदय होते हैं? 8 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। केंचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें
एक जोड़ी पृष्ठ हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है, अतः केचुए में कुल जो है 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 513 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। वनस्पति एवं जीवों की प्रजातियां जो है वो 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसके निर्धारित की जाती है। तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो है वो किससे निर्धारित की जाती है, तो निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिंदु प्रति इंच से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए इसकी समरी को भी पढ़ लेते हैं। पहले समरी क्या कह रहा है कि किसी प्रिंट की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच यानी कि डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसमें स्याही के बिंदु को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है और बिंदु की अधिकता प्रिंट की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 500 कितना है, 515 नंबर। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी जाती है, क्यों। टीन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। भोजन के अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टीन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 516 नंबर। आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है, तो क्या है, L1 ही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 517 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा है, तो फोटोवोल्टिक सेल है। फोटोवोल्टिक सेल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 518 नंबर में 1 गीगाबाइट किसके बराबर होते हैं। 1 गीगाबाइट जो होते हैं वो 1024 MB के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए इसके समरी को देख लेते हैं कि 1 किलो वाइट जो होते हैं वो 1024 वाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, और 1 मेगा वाइट जो होते हैं वो 1024 किलो वाइट्स के बराबर होते हैं, और 1 टेरा वाइट जो होते हैं वो 1024 गीगा वाइट्स के होते हैं, यानी कि GB के होते हैं। ठीक है, TRE 3 साइंस क्वेश्चन। ठीक है, 519 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनजाति यानी कि जनित विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो कौन सा है, तो फ्लोरोसिस है। ठीक है, कुष्ठ रोग है, निमोनियोसिस है, यानी कि ऑप्शन ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 520 नंबर में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस पर कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कार्य करता है। धारा का ताप प्रभाव पर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्यूज कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जब फ्यूज में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा फ्यूज तार को पिघला देती है, जिससे सर्किट जो होता है वो टूट जाता है। ठीक है, यह क्रिया ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत उपकरणों को क्षति से बचाने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 521 नंबर। 521 नंबर क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है गर्म रक्त वाला होता है? तो कौन सा जानवर जो है गर्म रक्त वाला होता है? मेढक भी नहीं है, मगरमच्छ भी नहीं है, मछली भी नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। गर्म रक्त वाला जो जानवर होता है वो कबूतर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कबूतर होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस को जो हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी में क्या कह रहे हैं कि इसे सूखी बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस को, क्योंकि ये गर्म होने पर तरल में नहीं बदलते हैं। ठीक है, इसके बजाय यह सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। ठीक है, यह गुण इसको ठंडा करने और जमाने के उद्देश्य के लिए उपयोगी बनाता है, खास करके जब तरल शीतक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 523 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोन यानी कि O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो O3 के बारे में कुछ तथ्य क्या दिए गए हैं कि यह जो है उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण को अवशोषित करता नहीं, ये उच्च तरंग को नहीं, ये कम तरंग दैर्घ्य विकिरण को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे स्थिर गैस है? नहीं, ये वायुमंडल की सबसे स्थिर गैस नहीं है, अस्थिर गैस है। यह मोसोस्फीयर में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं पाया जाता, ये समताप मंडल में पाया जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणु से बना एक अणु है। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, ठीक है, समताप मंडल और निचले वायुमंडल यानी कि क्षोभ मंडल दोनों में पाया जाता है। ओजोन उच्च तरंग दैर्घ्य विकिरण नहीं बल्कि कम तरंग दैर्घ्य विकिरण है, विशेष रूप से जो है यूवी, ठीक है, यूवी-बी और यूवी-सी को अवशोषित करता है। ठीक है, और ओजोन नाइट्रोजन यानी कि N2 और ऑक्सीजन O2 जैसे अन्य वायुमंडलीय गैसों की तुलना में अपेक्षाकृत अस्थिर गुण है गुण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 524 नंबर कह रहा है कि अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक कौन से हैं? तो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रदूषक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इसे देख लेते हैं इसके समरी को। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2 द्वारा जो है होती है। वायुमंडल में जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 भी अम्लीय वर्षा योगदान देते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बारिश में घुलता है तो जो है यह कार्बोनिक एसिड बनाता है जो बारिश को अम्लीय बनाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 525 नंबर क्या कह रहा है कि फाइलम इकाई नोट मेटा के लिए क्या सत्य है? फाइलम जो है इकाई नोट मेटा के लिए क्या सत्य है? तो उनके पास एक विशिष्ट जल जो है वो संचालित प्रणाली होती है, उनके पास एक विशिष्ट जल संचालित नली प्रणाली होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है कि वे विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से रहने वाले समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मेरीन एनिमल्स। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके समरी को देखते हैं। आइए इनके समरी को देखते हैं। इकाई नोट मेटा समुद्री जीव है जो विशेष रूप से मुक्त जीव होते हैं, जिनका अर्थ वे है परजीवी नहीं है। ठीक है, इनमें एक अद्वितीय जल संवहन नाल तंत्र होता है जिससे जल संवहन तंत्र के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग गति, भोजन और श्वसन के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 526 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो अश्रु ग्रंथि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थॉराइड ग्रंथि है,
पीयूष ग्रंथि भी जो है यानी कि अश्रु ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। लैक्रिमल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यह एक बहिर्ग्रंथि है जो आंख की सतह को चिकनाई और सुरक्षा देने के लिए आंसू उत्पन्न करती है। ठीक है, पिट्यूटरी और थायराइड ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 527 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य और शीर्ष स्रोत क्या है। तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का मुख्य शीर्ष स्रोत क्या है। तो वन पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बाय फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आइए इसके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 528 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा का हार्मोन है। तो कौन सा साइटोकाइनिन जो है पौधे का एक हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है कि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो पौधे की जड़ों और टहनियों की कोशिकाओं का विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह कोशिका प्रसार, विभेदन और जीर्णता में देरी सहित पौधे के वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 529 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में अपनी अधिकांश ऊर्जा किसके प्राप्त होती है। तो अपनी अधिकांश ऊर्जा जो होती है वो लंबी तरंगदैर्घ्य स्थल विकिरण के द्वारा होती है, लॉन्ग वेव ट्रांसियल रेडिएशन के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। सूर्य प्रारंभिक ऊर्जा को लघु तरंग विकिरण के रूप में प्रदान करता है। पृथ्वी की सतह इस ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर जो है इसे दीर्घ तरंग विकिरण यानी कि इंफ्रारेड के रूप में जो है पुनः उत्सर्जित करती है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसमें गर्मी होती है। ठीक है, 530 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार जो है तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, तो किसके लिए उपयोग किया जाता है, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल सही है। हिमखंडों का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी भी सही है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी भी सही है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 531 नंबर, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का ट्रॉपिक स्तर क्या है। खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे का ट्रॉपिक स्तर क्या है। तो उत्पादक है यानी कि प्रोड्यूसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। कीटभक्षी जो है वो पौधे अन्य हरे पौधे की तरह अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, जो उन्हें उत्पादक पोषी स्तर में रखता है। वे कीटों को फंसाकर और पचाकर अपने पोषकों तत्वों के सेवन को पूरा करते हैं, लेकिन इनमें उनकी उत्पादक के रूप में प्राथमिक भूमिका में कोई बदलाव नहीं होती है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे जो है वो उसके उदाहरण कौन है, वीनस है, फ्लाई ट्रैप है, पिक्चर प्लांट और सेंड्यू शामिल है। ठीक है, 532 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंख जो है कि फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है। मानव आंख की फोकल लंबाई में परिवर्तन जो होती है वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 533 नंबर, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग जो है बिजली के बल्ब में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देखते हैं। टंगस्टन का उपयोग जो है आमतौर पर इलेक्ट्रिक बल्बों के फिलामेंट सामग्री के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका उच्च गलनांक और अच्छी विद्युत चालकता होती है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट उच्च तापमान पर पिघले बिना
काम कर सकता है, जिससे एक उज्ज्वल और सफ़ेद प्रकाश जो है मिलता है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। केमिकली ट्रस्ट इज रासायनिक रूप से जंग केमिकली रस्ट इज क्या कह रहा है कि रासायनिक रूप से जंग क्या है। तो रासायनिक रूप से जंग जो है वो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड है। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर इनके समरी को देख लेते हैं। जंग मुख्य रूप से हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 इंटू NH2O से बना होता है। जंग का निर्माण पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे के ऑक्सीकरण से होता है। यह एक सामान्य रेडॉक्स प्रतिक्रिया का उदाहरण है, जहां लोहे का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन का अपचयन होता है। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जंग को एक लाल भूरा रंग प्रदान करता है, जो अक्सर खराब लोहे में पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर 535 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि लाइकेन में शैवाल और कवकों के बीच संबंध को क्या कहते हैं। तो पारस्परिकता कहते हैं। ठीक है, पारस्परिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। लाइकेन और शैवाल जो है कि और कवक के बीच सहजीवी संबंध होते हैं। ठीक है, और आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 536 नंबर, वे कौन से लक्षण है। ठीक है, 536 नंबर क्या कह रहा है कि वे कौन से लक्षण है जो एक पौधे को जल जीव बनाते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइट बनाते हैं। तो वे कौन से लक्षण है। यांत्रिक उत्पत्ति का अनुपस्थिति। ठीक है, एरेनकाइमा की उपस्थिति, ये भी सही है। ठीक है, अच्छी तरह से विकसित वाहिका प्रणाली की उपस्थिति, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है। जलोविद पौधे पानी या बहुत नम परिस्थितियों में उगने के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि वे आमतौर पर यांत्रिक उत्तक की अनुपस्थिति दिखाते हैं, जो उन्हें पानी की धाराओं में लचीला रहने में मदद करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि कई जलोविद जो है वायु तक होते हैं और एक विशेष उत्तकों जैसे कि गैस विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 537 नंबर, वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि मोटरसाइकिल के जो है यातायात में जो है पीछे देखने के लिए, वाहनों को पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो कॉन्वेक्स जो हो जाएगा, उत्तल दर्पण जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए इनके समरी को देख लेते हैं। समरी में किन किन पॉइंट है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे की ओर यातायात को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वे समतल अवतल दर्पणों की तुलना में व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं, यानी कि बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है उत्तल दर्पण ड्राइवरों को उनके पीछे अधिक क्षेत्र बनाने में मदद करते हैं, जिससे कि अंधे बिंदु कम हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये दर्पण बहुत छोटे से सीधे प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 538 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य क्या है, यानी कि एसपीएम का क्या तात्पर्य है। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कहलाता है। ठीक है, निलंबित कणीय पदार्थ होते हैं एसपीएम का मतलब, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 539 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा। तो वेनिगर होगा, यानी कि सिरका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 540 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। IR²। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 541 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन में उपयोग पाए जाने वाले उत्पादक है। साबुन उद्योग में पाए जाने वाले
उत्पादक क्या है, तो ग्लिसरॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है, आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। साबुन उद्योग में विशेषता साबुनीकरण नामक साबुन बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया में वसा या तेल को एक प्रबल क्षारीय प्रायः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराकर साबुन और ग्लिसरॉल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ट्राइग्लिसराइड्स वसा और तेल में पाए जाने वाला वश्य अम्ल लवण यानी कि ग्लिसरॉल में विघटित हो जाता है। 542 नंबर, फ्लोरेस्टेट ट्यूब में सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला पदार्थ क्या है, सोडियम ऑक्साइड और आर्गन नहीं है, सोडियम और वाष्पनियन ये भी नहीं है। ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है कि पारा, वाष्प और आर्गन, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, मरकरी वेपर एंड आर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 543 नंबर में 543 नंबर, रक्त किस तरल माध्यम से बनता है, रक्त जो है वो प्लाज्मा से बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 544 नंबर, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगले इसके समरी को देख लेते हैं। प्रोटीन पाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहां आहार से प्रोटीन छोटे घटकों में विघटित हो जाती है। प्रोटीन के पाचन मुख्य उद्देश्य उन्हें अमीनो अम्ल में विघटित करना होता है जो शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, 545 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो है वायुमंडल के में छोड़े जाने पर क्लोरीन रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इनमें से कौन सा नष्ट हो जाएगा, तो ओजोन अणु नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की इनके समरी को भी पढ़ लेते हैं। ओजोन परत का अवक्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC सहित कुछ रसायनों के कारण होने वाला एक महत्वपूर्ण पर्यावरण मुद्दा है। ठीक है, समताप मंडल में पराबैंगनी प्रकाश द्वारा विघटित होने पर CFC क्लोरीन परमाणु मुक्त करते हैं। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन परमाणु अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं और ओजोन अणु जो है वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 546 नंबर, एक पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजर है यानी कि अपघटक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए इनके समरी को पढ़ लेते हैं। कई बैक्टीरिया पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादकों को तोड़ते हैं। यह अपघटन पोषकों तत्वों के वापस पर्यावरण में छोड़ा जाता है जिससे कि वे अन्य जीवों के लिए उपलब्ध होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 547 नंबर में, इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है, इनपुट और आउटपुट तंत्रिकाएं जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आइए 548 नंबर में देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। रात का अंधापन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, रात का अंधापन किस विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। रतौंधी या निक्टालोपिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल भी कहा जाता है। 549 नंबर देखिए क्या है। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर के किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है, तो श्वसन के द्वारा होती है, रेस्पिरेशन के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखिए 550 नंबर, सामान्य सर्दी का कारण क्या है, सामान्य सर्दी का कारण क्या है, तो वायरस के कारण होता है यानी कि विषाणु के कारण होता है। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।